हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे सीरीज़ चल रही है, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है और आज है पार्ट 3। तो आप मेरे प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्लास देखेंगे तो उससे आपकी क्लास बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखे होंगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो प्लीज़ एक बार ये क्लास देखने से पहले प्रीवियस क्लास को ज़रूर देख लेना। हमने वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ चुके हैं जो बकल कैविटी में होता है। तो डाइजेशन इन बकल कैविटी हमारा कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। और वो जो डाइजेस्टेड फूड था वो हमारा ईसोफेगस यानी फूड पाइप से होता होता हमारे स्टमक में पहुंच गया था। क्योंकि फूड पाइप में कोई ग्लैंड्स नहीं होती है, कोई एंजाइम रिलीज नहीं होते हैं, इसलिए जैसा खाना हमारा बकल कैविटी में डाइजेस्ट हुआ था वैसा ही खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, डाइजेशन इन स्टमक। सो लेट्स स्टार्ट। डाइजेशन इन स्टमक। सबसे पहले तो जो खाना था वो बकल कैविटी में जो स्टार्च माल्टोज में बदला था। अब ये सारा खाना हमारा कहाँ पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। यहाँ से हमने लिया था, ये हमारा माउथ है, ये बकल कैविटी है, यहाँ पर से खाना डाइजेस्ट होके अब कहाँ पहुंच गया है, हमारा स्टमक में पहुंच गया है। तो जो जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक की जो वॉल होती है वो एक एसिड रिलीज करती है जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इन स्टमक की वॉल से सिक्रेट होता है और इसका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है HCl का, एसिड का। क्यों, क्या करता है, इसके दो काम होते हैं। एक तो जो भी हमने खाने के थ्रू कुछ बैक्टीरिया, कुछ अदर माइक्रोब्स को ले लिया होता है तो वो उसको किल करता है, किल बैक्टीरिया। HCl का काम क्या होता है, हमने खाने के थ्रू कभी कुछ बासी खा लिया या पुराना खा लिया या जिसमें जो कंटामिनेटेड था वो खा लिया, तो यहाँ पर क्या करता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। दूसरा क्या होता है, इस स्टमक में एक क्या पड़ा रहता है, एंजाइम पड़ा रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, सोया पड़ा रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जैसे ही फूड आता है तो यही HCl कहता है कि चल उठ, एक्टिव हो जा और पेप्सिन रिलीज कर। क्योंकि जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो पेप्सिनोजन होती है, जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, पेप्सिनोजन होती है। और जो जैसे ही फूड इधर आया, ये जो HCl है वो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, ये जो पेप्सिन होता है। अगर यहाँ पर पेप्सिनोजन नहीं होता तो पेप्सिन नहीं बनता। पेप्सिनोजन था, लेकिन जब HCl आया, जब HCl रिलीज हुआ, तभी ये जो इनएक्टिव एंजाइम यानी पेप्सिनोजन था वो एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में चेंज हो गया। और पेप्सिन में ही क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक हो गया। अब प्रोटीन का डाइजेशन तो हुआ, लेकिन ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा, पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन मतलब होता है कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा प्रोटीन का यहाँ पर। और उसके बाद HCl तो ये रिलीज करता ही है, उसके साथ इसमें यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं स्टमक में। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निकालती हैं। और जहाँ पर भी गैस्ट्रिक वर्ड आपको सुनाई दे तो आप गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक से ही रिलेट करना, क्योंकि गैस्ट्रिक का मतलब ही स्टमक होता है, पेट से रिलेट। अब इन गैस्ट्रिक जूस में भी 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन और होता है लाइपेज। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो क्या निकालती हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। और उस जूस में भी 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये आपको याद करना होगा कि पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज 3 एंजाइम होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं, किसकी, स्टमक में। ठीक है। अब क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो 3 टाइप के एंजाइम्स निकालते हैं। कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब जो पेप्सिन होता है ये एक तरीके का प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन को जो पेप्सिन होता है पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्टोन्स। अब पेप्टोन्स क्या होते हैं, मैंने लिखा है कि क्या हो जाता है, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन। मतलब जैसे क्या, आपको पता है कि प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड्स की एक चेन को ही तो प्रोटीन कहते हैं। ये देखो, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये इतने सारे अमीनो एसिड्स जब एक चेन बना देते हैं
तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन। लेकिन जब ये प्रोटीन ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसको पेप्टोन्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस पेप्सिन ने क्या कर दिया, जो प्रोटीन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, पेप्टोन्स में बांट दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारा पूरे कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में फिर भी प्रोटीन बढ़ गया, यानी यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हो गया है। अब ऐसे ही क्या बताया था मैंने, रेनिन। रेनिन क्या है, ये भी एक एंजाइम है। ये क्या करता है, जो एक वो होती है प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन होती है कैसीन, उसको क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और कैल्शियम पैराकेसिनेट क्या होता है, दही होता है। जैसे बच्चों में क्या होता है, बच्चे दूध पीते हैं और जब वो उल्टी करते हैं तो वो दही निकालते हैं। तो ये इसी वजह से, इस प्रोटीन की वजह से, रेनिन की वजह से ये क्या करता है, कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देते हैं, यानी मिल्क को दही में बदल देते हैं। और तभी कहा गया है कि दूध नहीं पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, क्योंकि दही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे ही लाइपेज, लाइपेज ये देखो, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकले हैं। अब इस लाइपेज का मतलब क्या होता है कि ये लिपिड को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ये डायरेक्ट कर देता है, लिपिड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब मैंने क्या बताया था, ये जो पेप्टोन्स होते हैं वो बता दिया मैंने कि फ्रेगमेंट्स होते हैं प्रोटीन के छोटे छोटे। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ से जाते जाते फूड जब यहाँ आ गया तो यहाँ से एसिड निकला जिसने बैक्टीरिया को किल किया। जो इनएक्टिव एंजाइम्स पड़े थे यहाँ पेप्सिनोजन, उनको क्या कर दिया, पेप्सिन में बदल दिया, जो एक एक्टिव फॉर्म है, और वही क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब क्या हो गया, जैसे ही खाना पर यहाँ पर पहुंच गया है, अब यहाँ तो डाइजेशन हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है कि हम कहेंगे कि बकल कैविटी में हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया था। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कुछ पार्ट क्या हो रहा है, ये प्रोटीन, और कुछ क्या हो रहे हैं, फैट हो रहे हैं, प्रोटीन और फैट। यानी अब यहाँ पर कोई पूछेगा कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो नहीं, यहाँ पर ओनली प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है, वो भी पार्शियल, कंप्लीट नहीं होता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि अब क्या करेंगे, अब ये खाना इस स्टमक से आते आते हुए कहाँ पहुंच गया, उसके बाद से यहाँ से क्या शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से माउथ से होते होते, स्टमक से होते होते खाना कहाँ पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने क्या कहा था, ये देखो, मैंने कहा था कि जैसे स्टमक से खाना, जो इंटेस्टाइन का पार्ट जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, कहा था मैंने डियोडिनम, कहा था ना। जो मैंने रेड पार्ट से दिखा रखा है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अंदर वाली है, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में रहती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाने के लिए ऐसे दिखा रखा है। ये बहुत कॉइल फॉर्म में होती है, तो क्या होती है, 6 मीटर लंबी होती है, आपको पता ही होगा। तो ये जो ऊपर वाला जो स्टमक से पार्ट जुड़ा है उसको डियोडिनम, और जो अंदर का मैंने ग्रीन पार्ट दिखाया उसको जेजुनम, और जो लास्ट का ब्लू पार्ट दिखाया उसको कहते हैं इलियम। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले खाना हमारा कहाँ पहुंच गया है, अब डियोडिनम में। तो हम क्या पढ़ेंगे, डियोडिनम में कैसे क्या क्या होता है। अब देखो, जो डियोडिनम है, डियोडिनम में अब सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो मैंने दिखाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट, डियोडिनम। ये जो डियोडिनम पार्ट है, इस डियोडिनम पार्ट से यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 2 ग्लैंड्स जुड़ी रहती हैं, एक होता है पैंक्रियाज, एक होता है लीवर। ठीक है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 ग्लैंड जुड़ी रहती हैं, कौन कौन सी, पैंक्रियाज और लीवर। और ये दोनों ही ऑर्गन हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंस इनका है। कैसे, देखो, अब जो ये लीवर होता है, लीवर के अंदर क्या होता है, एक गॉल ब्लैडर होता है। ये ऐसे ऊपर तो नहीं होता है, इसके नीचे लटका होता है। अब मैंने आपको ये समझाने के लिए कैसे कर दिया, ऊपर दिखा दिया है, ये इसके नीचे ऐसे लटका रहता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो लीवर होता है, लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस, बाइल भी कहते हैं, बाइल जूस रिलीज करता है। और ये बाइल जूस कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। यानी लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस बना रहा है, लेकिन स्टोर कहाँ पर हो जा रहा है, गॉल ब्लैडर में। और जैसे ही खाना स्टमक में आ रहा है, स्टमक से होते होते इंटेस्टाइन में आ रहा है, ये गॉल ब्लैडर क्या कर दे रहा है, जितना भी बाइल जूस था ये इस एक ट्यूब से ऐसे जुड़े रहता है, और इसका कनेक्शन पैंक्रियाज से होता है। ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये पैंक्रियाज से जुड़ा रहता है।
अब क्या करता है, ये जो लीवर बाइल जूस रिलीज करके गॉल ब्लैडर में भेज देता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है बाइल जूस। जैसे ही फूड यहाँ पर पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये स्टोर्ड बाइल था उसको कहाँ पहुँचा देता है, इस पेंक्रियाज का ये जो रास्ता है इससे ये फूड के पास पहुँचा देता है। और साथ ही साथ पेंक्रियाज में भी क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं और इस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पर इस खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। समझ आया क्या कहा मैंने? लीवर ने क्या रिलीज किया, बाइल जूस किया। बाइल जूस क्या करता है, डायरेक्ट तो इंटेस्टाइन में जाता नहीं है, तो वो क्या कर देता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाता है तो वो अपना गॉल ब्लैडर क्या करता है, इस पेंक्रियाज के रास्ते ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और जो पेंक्रियाज होता है वो भी पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और ये पेंक्रियाटिक जूस भी इसके साथ फूड में मिक्स हो जाता है। अब देखो ये तो ठीक हो गया, लेकिन फंक्शन क्या है, देखो सबसे पहले फंक्शन लीवर के पढ़ते हैं। क्या, सबसे पहले तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस फॉर्मेशन करता है। अगर आएगा कि लीवर क्या करता है, प्रोडक्शन और जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ होता है बाइल जूस का, तो हम कहेंगे लीवर। लेकिन स्टोर कहाँ होता है, अभी मैंने बताया था गॉल ब्लैडर में। ऐसे मत कह देना कि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस होता है, ये होता है। लेकिन क्या होता है, जो बाइल जूस होता है उसका प्रोडक्शन का हो या सीक्रेशन का हो वो तो लीवर में होता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, वो होता है गॉल ब्लैडर में। और जो इसमें एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं होते हैं। कहीं कहीं तुमने सुना कि लीवर ये एंजाइम निकाल रहा है, वो निकाल रहा है, तो क्या होता है, लीवर एंजाइम नहीं निकाल रहा है। तो अगर लीवर एंजाइम निकाल ही नहीं रहा है तो हम क्यों कह रहे हैं लीवर पार्टिसिपेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसका काम क्या? अब ये देखो, एंजाइम तो नहीं होते हैं लेकिन इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, फैट का डाइजेशन हो जाता है इमल्सिफिकेशन के थ्रू। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो ये देखो ये कोई फैट है, फैट का एक बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है उसमें ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, मतलब एक बड़ा फैट मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है तो उसको इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। कैसे, देखो अब इमल्सिफिकेशन कैसे होता है, यहाँ देखो, यहाँ से क्या आ गया, पूरा बाइल जूस आ गया। बाइल जूस में वाटर बहुत हो तो बहुत लिक्विड वाला एरिया हो गया, यहाँ पर पानी वानी ज़्यादा हो गया, और यहाँ से भी पैंक्रियाटिक जूस आएगा। लेकिन हमने क्या कह रखा है कि जो लीवर होता है, लीवर बाइल जूस निकाल रहा है और बाइल जूस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पर बहुत ही लिक्विड पार्ट, बहुत ही वाटर हो जाएगा। अब क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जब हम पानी में कोई तेल या कोई फैट वाली चीज़ें डालते हैं तो ऊपर आ जाती है ना ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तो सेम यही प्रोसेस को ही हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सारा पानी जमा हो जाता है और उसमें जो भी फैट होता है वो इमल्सिफिकेशन के थ्रू ऊपर आ जाता है ताकि उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करने में आसानी हो। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इमल्सिफिकेशन के थ्रू फैट क्या हो जाता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो छोटे छोटे स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया डिओडिनम का पार्ट। अब क्या पढ़ेंगे हम, जेजुनम का। तो हमने क्या पढ़ा था, लीवर के फंक्शन में क्या क्या पढ़ा था कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है यानी सीक्रेशन करता है, लेकिन स्टोर कहाँ जाके होता है, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर क्या होता है, जैसे ही खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो बाइल जूस होता है वो पैंक्रियाज के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो बाइल जूस आ जाता है और बाइल जूस में बहुत सारा वाटरी पार्ट होता है, बहुत सारा पानी होने की वजह से जितना भी फैट था वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, किसी बड़े मॉलिक्यूल का, फैट मॉलिक्यूल का स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बदल जाना ही इमल्सिफिकेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, जो पैंक्रियाज था उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि पैंक्रियाज ने क्या क्या काम किया। अब देखो जो फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज क्या है, जो पैंक्रियाज है वो भी क्या करेगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करेगा, और ये भी 3 टाइप के रिलीज करता है। जैसे लीवर तो एंजाइम रिलीज नहीं कर रहा था, लीवर तो बाइल जूस निकाल रहा था, लेकिन जो पैंक्रियाज होता है वो क्या करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करता है। कितने टाइप के, 3 टाइप के, एक तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और लाइपेज जो होता है वो लिपिड को फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में बदलता है। अब ये तो कहाँ पर था, स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडिनम पार्ट में था। अब वैसे ही हम जेजुनम में पहुंचेंगे तो जेजुनम में कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, इट टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन।
लेकिन जितना भी वहाँ पर डाइजेशन हो चुका होता है तो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ ये बहुत मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, जेजुनम में। ये क्वेश्चन भी आता है कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या कहोगे, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भी किस पार्ट में, तो जेजुनम में। जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और उसके बाद फिर आता है इलियम में। इलियम में क्या होता है, इसमें होती है ग्लैंड जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, इससे भी इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के, जैसे लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम होते हैं जिसमें एज लग जाता है, वो सारे एंजाइम होते हैं। तो लैक्टेज क्या होता है, जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल जाता है। अब ये तो क्या था, जो गैलेक्टेज होता है ये तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये उसको सिंपल स्ट्रक्चर्स में यानी ये मोनोसेकेराइड्स में बदल देते हैं। और जैसे ये सुक्रोज है तो उसको क्या बोलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। और माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और पेप्टोन्स को, अब यहाँ पर पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में बदल दे रहा है, पेप्टाइडेज। और जो लिपिड होता है, लिपिड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ गई है अब, ये ग्लूकोज सिंगल यूनिट, फ्रक्टोज सिंगल यूनिट, गैलेक्टोज सिंगल यूनिट। मैंने क्या कहा था, लिपिड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, फैटी एसिड्स होती है। प्रोटीन्स क्या होती है, अमीनो एसिड्स होती है। कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, ग्लूकोज होती है। तो ये क्या हो गया, अब ये सब अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में पहुंच चुके हैं। तो क्या इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। एक नंबर में बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये पूछते हैं कि लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है। शुगर पूछेंगे तो लैक्टोज हो जाएगा। अगर केन शुगर या टेबल शुगर कहेंगे तो सुक्रोज कहेंगे। ये क्या होती है, जो हम खाते हैं, चीनी वगैरह शुगर, तो इसको केन शुगर या टेबल शुगर कहते हैं, सुक्रोज को। और फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर। यही होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है फ्रूट शुगर यानी फ्रक्टोज। अब देखो मैंने क्या कहा था, जेजुनम में कोई एंजाइम नहीं बनते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। इलियम में क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं जिसमें कुछ जूस निकलते हैं जिससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको। अब इलियम में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा था ना, तो इलियम में मैक्सिमम डाइजेशन, मतलब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अभी तक तो पार्शियल हो रहा था ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले तो हमने क्या, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, जब हम खाना खाते हैं माउथ के थ्रू तो वो खाना सबसे पहले बकल कैविटी में जाता है, जहाँ पर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और वो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करती हैं जिसमें खाना मिक्स हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में बदल जाता है वहीं पर। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी में हो जाता है। अब क्या होता है, वो खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आता है। स्टमक की वॉल्स होती हैं वो HCl रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं। इस HCl के भी 2 फंक्शंस होते हैं। एक तो क्या होता है, वो जितना भी हमने खाना खाया होता है उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई कंटामिनेटेड सब्सटेंस आ जाते हैं तो वो उसको किल करता है। दूसरा क्या करता है, एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, वो क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, हमारे स्टमक में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आता है तो HCl उसको कहता है कि उठ, अब एक्टिव हो जा, यानी वो इनएक्टिव फॉर्म में था तो वो पेप्सिनोजन था, वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे क्या हो जाता है, वो जो पेप्सिन होता है वो क्या कराता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और यहाँ पर लेकिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। अब जैसे ही खाना हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, अब क्या हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट तो हमारे बकल कैविटी में हो गया था, हमारे स्टमक में भी प्रोटीन हो गया है। अब क्या हो जाता है, ये खाना कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 2 हमारी ग्लैंड्स जुड़ी रहती हैं, एक होता है लीवर और एक होता है पैंक्रियाज। तो इन दोनों का रोल होता है हमारे डाइजेशन में। तो क्या होता है, जो लीवर होता है उसमें क्या होता है, उसके नीचे एक गॉल ब्लैडर रहता है। उस गॉल ब्लैडर में जो लीवर रिलीज करता है बाइल जूस, वो जाके स्टोर हो जाता है। लीवर डायरेक्ट बाइल जूस कहीं नहीं भेजता है। सबसे पहले लीवर का काम बस प्रोडक्शन या सीक्रेशन है, किसका, बाइल जूस का, और वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही खाना हमारे इंटेस्टाइन में आता है तो बस गॉल ब्लैडर क्या कर देता है, वो जूस को भेज देता है।
पैंक्रियाज के रास्ते कहाँ पहुंचा देता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो कनेक्ट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। अब पैंक्रियाज में भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, वो भी वहाँ से रिलीज होते हैं और वहाँ पर क्या कर देते हैं, उस फूड का डाइजेशन कर देते हैं। जो प्रोटीन्स होता है पेप्टोन्स में जब बदल जाते हैं, स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है, जो लिपिड होता है फैटी एसिड्स में बदल जाता है। अब ये तो सब डिओडिनम की बात थी ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड क्या होता है, जेजुनम। जेजुनम में कोई ग्लैंड नहीं होती है, कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता है, लेकिन हाँ वहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। जितना एब्जॉर्प्शन होना होता है वो वहीं पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इलियम में क्या हो जाता है, उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या हो जाती है, जितना भी बचा खुचा, जितना भी अनडाइजेस्टेड थोड़ा बहुत बचा भी है तो वो वहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे लैक्टोज है, उसको, ये भी शुगर है, ये प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड है, यानी प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, लिपिड, जो भी जितना भी बचा अब यहाँ पर हमारा डाइजेशन का पार्ट था तो हमारे इलियम में वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि इलियम में डाइजेशन पार्शियल होता है या कंप्लीट, तो हमारा आंसर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन इलियम में होगा और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किस में हो जाएगा, जेजुनम में हो जाएगा। ठीक है, अब इससे दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन तो क्या बनता है कि अगर किसी भी पर्सन का किसी भी वजह से जो HCl बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो रिमूव कर दी जाए, मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, वो डैमेज हो गए या वो HCl नहीं बना पा रहे हैं, तो कहाँ पे फर्क पड़े, तो ऑप्शन आएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या जो भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रोटीन होगा आंसर, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर HCl ही नहीं होगा तो जो इनएक्टिव फॉर्म थी पेप्सिनोजन, उसको पेप्सिन में कौन बदलेगा, और पेप्सिन ही क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे स्टमक में HCl बनाने वाली सेल्स डैमेज हो जाएंगी तो उस पर्सन का क्या होगा, प्रोटीन डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और आ जाता है, अगर किसी भी वजह से गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए, कहते हैं ना उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, निकाल दिया गया, तो गॉल ब्लैडर जिसका निकल जाता है तो उसके फैट डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनी है और एक भी ऑर्गन का डिस्टर्बेंस हमारे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है, यानी हमने माउथ, फूड पाइप से होते होते, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में भी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने डिओडिनम, जेजुनम और इलियम पार्ट पढ़ दिया है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से बताऊंगी, या कोई और भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई और भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको आंसर ज़रूर बताऊंगी। और आप ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर ही देखें, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि जैसे आज जो मैंने पढ़ाया और जो मैं इसके आगे का कल पढ़ाऊंगी, तो अगर आज की वीडियो नहीं देखेंगे तो कल का तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप क्या करिए, ये वाली वीडियो देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बकल कैविटी में डाइजेशन बताया है, तो बकल कैविटी की डाइजेशन के बाद यहाँ पर आज मैंने स्टमक में जो जो डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन बताया है, तो कल हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मैंने एक पैटर्न में चला रखा है, तो आप अगर आगे पीछे देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, पहले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे देखिए, तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से बनेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं इसके क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, आपका डाइजेशन से एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको आपके क्या डाउट्स है। अगर आपको अगर आपके डाउट्स या आपकी क्वेरी समझ में आने लगेगी ना, तो फिर मुझे और भी आसानी हो जाएगी आपको बताने में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।